तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए एक और आज सेशन लेकर आया हूँ फंडामेंटल राइट्स का। और ये आखिरी पार्ट होगा। मैंने इसको 3 पार्ट में करवाया है, जो जिसका मतलब पार्ट 3 जो है आज आखिरी पार्ट है, और पार्ट 2 मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, इन 5 को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट में मैंने प्रोवाइड करवाया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और ये भी जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स का, पूरा क्या है, एसएससी के प्रीवियस ईयर बेस्ड ही है, ठीक है। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ बस आप पढ़ते जाओ, और ज़रूर इस टॉपिक से मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। और आपको अगर अपना जीएस सही करना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग अपना कंटेंट देखो कि हाँ मैं किस टाइप का कंटेंट पढ़ूँ ताकि मेरा ये जो है क्वेश्चन मैक्सिमम मैं सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको क्लास को स्टार्ट करूँगा, ठीक है। चलिए, तो पहला है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है, अर्थात यदि सरकार या कोई भी, ठीक है, सरकार या कोई भी आपका मौलिक अधिकार छीनने की कोशिश करता है या छीन लेता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर अपील दायर कर सकते हैं। अगर सरकार हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपका मूल अधिकार छीनने का प्रयास करता है तो आप इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर आप अपील दायर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिर क्या है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को B.R. अम्बेडकर जी ने, ठीक है, B.R. अम्बेडकर जी ने इसे क्या कहा था, भारत संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया था, भारतीय संविधान की आत्मा। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किसने किया था, मतलब आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किसने किया था, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर होगा। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि B.R. अम्बेडकर ने, ठीक है, किस आर्टिकल को भारत की संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया है, ठीक है। तो दोनों ही तरह से आंसर हमारे क्या होगा, आर्टिकल 32, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स के संबंध में रीट्स, मतलब फंडामेंटल राइट में कितने प्रकार के रीट दिए गए हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स में कितने रीट है, तो 5 प्रकार के रीट है, ठीक है। इसमें क्या है कि इस अधिकार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्ति प्राप्त है कि वे मौलिक अधिकार का संरक्षण कर सके। मतलब इसके तहत क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को क्या है, उनको शक्ति प्राप्त है कि वो मौलिक अधिकार का संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार के रीट या आदेश जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कितने प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं, तो 5 प्रकार के। ये पूछा जाता है कि रीट कितने हैं फंडामेंटल राइट्स में, तो 5 है, ठीक है। फिर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट जो है हमारा 228 के तहत रीट जारी कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट मैं आपको बताते जाऊँगा और उसके बारे में भी बोलते जाऊँगा कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और इस चीज़ को क्या है आपको अपने दिमाग में अच्छे तरह से सेट करना है और उसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा पहला रीट है क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस, ठीक है, हैबियस कॉर्पस। इसमें क्या कहा गया है कि जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो यह आदेश जारी होता है कि उसे 24 घंटे के अंदर नज़दीकी न्यायालय में पेश किया जाए। इस संबंध में कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। मतलब ये आदेश कौन देता है, तो कोर्ट देता है। कौन सा कोर्ट देता है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कोई भी दे सकता है, ठीक है। तो जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें यह आदेश दिया जाता है कि 24 घंटे के भीतर जो भी नज़दीकी न्यायालय हैं वहाँ पे उनको क्या किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, उनकी सुनवाई होगी वहाँ पे, ठीक है। 24 घंटे से ज़्यादा आप उसको जेल में नहीं रख सकते हैं। चलिए, फिर हमारा आता है परमादेश। परमादेश यानी मैंडेमस, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, मैंडेमस में हमारा कहा गया है कि जो सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, और अपना काम ठीक से नहीं करते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा आदेश दिया जाता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए वो क्या है, मतलब उनको बाध्य किया जाता है, उनको अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए उन्हें बाध्य किया जाता है। मतलब जो भी सरकारी अधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हो, अगर वो अपना कार्य ठीक से नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, उनको क्या करते हैं, आदेश देते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का सही तरह से पालन करिए, ठीक है। चलिए, तो परमादेश का मतलब होता है कमांड करना, मतलब आदेश देना। आदेश कौन देगा, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब हमारा आता है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, ठीक है। प्रोहिबिशन में क्या है, प्रोहिबिशन का मतलब है कि प्रतिषेध मतलब क्या है, रोक लगाना। ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को आदेश देता है कि आप ये कार्य न करें क्योंकि ये कार्य आपके कार्य क्षेत्र से क्या है, बाहर है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को आदेश दे सकता है और हाई कोर्ट जो है जिला कोर्ट को आदेश दे सकता है। मतलब समझने की कोशिश करिए कि जैसे कोई भी कार्य है, जैसे कोई भी सरकारी काम हुआ, ठीक,
जैसे आप जैसे पुलिस ऑफिसर की तरह एक्ट कर रहे हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति क्राइम कर रहा है तो आप उसको गिरफ्तार करके आप अपना अकॉर्डिंग कोई भी जेल बना के रखे, वहाँ पे आप उसको क्या कर रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, अपने से सुनवाई कर रहे हैं, अपने से सजा दे रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए क्या है, आप मतलब आपको अनुमति नहीं मिली है कि आप ऐसा चीज़ करें, और आप ये चीज़ क्या है, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ये तो गलत है। तो वैसे ही क्या है, न्यायालय को भी कुछ जिम्मेदारियाँ दी गई हैं कि अगर कुछ प्रकार का केस आता है, मतलब कोई भी केस आ रहा है अगर उनके पास, ठीक है, तो किस लेवल का है, लेवल के अकॉर्डिंग उनको मतलब सेट किया गया है कि जैसे छोटा लेवल का होगा तो उसका जिला कोर्ट देखेगा, उससे ऊपर का होगा तो हाई कोर्ट देखेगा, उससे ऊपर का होगा तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। अब कभी क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट वाला केस को हाई कोर्ट सुनवाई करने लगता है। तो ऐसा जब होने लगेगा तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का आदेश देगी कि इस चीज़ के लिए क्या है, आपको मतलब अनुमति नहीं मिला है, तो आप इस चीज़ का सुनवाई नहीं कर सकते हैं, अतः इसको क्या है, मेरे पास आप भेजिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा हाई कोर्ट को। तो ये था हमारा प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध। उसके बाद आता है उत्प्रेषण। ठीक है, उत्प्रेषण में क्या कहा गया है, उत्प्रेषण में है कि इस आदेश में भी ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को आदेश देता है कि आपके पास जो लंबित मुकदमे हैं उन्हें हमारे पास भेज दें, क्योंकि ये आपकी क्षमता से बाहर है। ये भी उसी प्रकार का है जैसे मैंने आपको प्रोहिबिशन में बताया, वो सेम क्या है हमारा उत्प्रेषण में भी है। ठीक है, फिर आता है हमारा अधिकार परीक्षा यानी कोवरेंटो। फिर हमारा आता है अधिकार परीक्षा लेख। ओके, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि किसी अधिकारी की योग्यता का परीक्षण होता है। वारंटो में क्या है, वारंटो में अधिकारी की योग्यता का परीक्षण होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि यदि कोई व्यक्ति अगर किसी पद में कोई सार्वजनिक अधिकारी बनता है और वो पद उसने असंवैधानिक माध्यम से प्राप्त किया हो, ठीक है, अगर उसने वह पद क्या है असंवैधानिक माध्यम से प्राप्त किया हो, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस व्यक्ति की योग्यता का परीक्षण करते हैं। बोलने का मतलब यह है कि इसमें किसी भी अधिकारी की योग्यता का परीक्षण किया जाता है। जैसे आप कोई भी सरकारी अधिकारी बनने, ठीक है, लेकिन उनको शक हो गया कि आप क्या है एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई जो है मतलब गलत तरीके से करके आए हैं, ठीक है, तो उस समय क्या है आपसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या है आपकी योग्यता का परीक्षण करेगा कि हाँ आप किस तरीके से भर्ती की है, कैसे हुआ नहीं हुआ, तो सबका क्या है आपका मतलब पूरा परीक्षण किया जाएगा। अगर आप उस चीज़ से निकल जाते हैं तभी आप नौकरी में रहेंगे, मतलब उस चीज़ को अगर पार कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, तो अदरवाइज़ आपको क्या है नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा रीट, पाँचों रीट था। ठीक है, अब उसके बाद पढ़ेंगे जो फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 33, 34 और 35 है। मैक्सिमम तो इससे क्वेश्चन ज़्यादातर तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं कवर करा देता हूँ कि कुछ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप पढ़ भी सकते हैं और थोड़ा बहुत याद रखिएगा, नहीं भी याद रहता तो इससे मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए, तो आर्टिकल 33 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 33 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 33 में है कि इसके तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह सेना, सशस्त्र बल, खुफिया विभाग के मौलिक अधिकारों को कम या छीन सकती है। आर्टिकल 33 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वो सेना हो या फिर सशस्त्र बल हो या फिर खुफिया विभाग हो, इन तीनों के मौलिक अधिकारों को क्या कर सकती है, छीन सकती है। इस किस में दिया गया था, आर्टिकल 33 में दिया गया। ठीक है, अब आता है हमारा आर्टिकल 34। ठीक है, आर्टिकल 34 में क्या कहा गया है, तो संसद को अधिकार प्राप्त है कि यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ या सैन्य कानून लगा हुआ हो तो उस क्षेत्र के लोगों के कुछ मौलिक अधिकार रोक सकती है या कम कर सकती है। बोलने का मतलब ये है कि संसद को क्या है अधिकार प्राप्त है कि अगर किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ या सैन्य कानून लगा, मतलब सेना का शासन लगा हो, तो वहाँ पे संसद जो है वहाँ के जो लोग होंगे उनका मूल अधिकार को क्या कर सकती है, रोक सकती है या फिर कम कर सकती है। लेकिन ठीक है, अब जाने आपको समझ नहीं पा रहे हो कि मार्शल लॉ या फिर सेना का कानून होता क्या है, तो उस चीज़ को मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो बने रहिए। मार्शल लॉ, अब इसमें जानेंगे कि मार्शल लॉ होता क्या है। तो मार्शल लॉ या सैन्य कानून क्या है कि किसी क्षेत्र में नागरिक प्रशासन सेना द्वारा, मतलब किसी भी क्षेत्र में नागरिक प्रशासन हो, सेना द्वारा शासन हो, प्रक्रिया क्या है संभाली जाती है, और ये सैन्य कानून युद्ध की स्थिति में, दंगा की स्थिति में और विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है ताकि स्थिति सामान्य रूप में वापस आ सके। बोलने का मतलब यह है कि सेना का कानून का मतलब क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में नागरिक प्रशासन या फिर सेना द्वारा शासन प्रक्रिया अगर संभाली जाती है तो क्या है उस समय क्या होता है, अगर कोई भी जैसे आप मान के चलिए कि आपके क्षेत्र में क्या है दंगा की स्थिति हो या फिर किसी भी प्रकार की युद्ध की स्थिति हो, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, आपके वहाँ का जो नागरिक प्रशासन होगा या फिर सेना होगा क्या करेंगे, उस प्रशासन को अपने हाथ में लेंगे और वहाँ पे क्या है उनका जो शासन रहता है उसी को ही क्या कहा जाएगा, मतलब वहाँ पे रूल करेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग मतलब चीज़ों को संभालने की कोशिश करेंगे, उसे क्या कहेंगे, सेना का कानून कहेंगे, मार्शल लॉ। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मार्शल लॉ जो है आप सोच रहे हो कि 352 जो है जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है 352 के तहत, आप सोच रहे हो कि सेना का शासन और राष्ट्रीय आपातकाल दोनों एक ही है, तो नहीं, दोनों एक नहीं है।
क्यों एक नहीं है तो अभी जानेंगे। मार्शल लॉ जो है अनुच्छेद 352 से अलग होता है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है और उसमें भी मौलिक अधिकार कम या छीने जा सकते हैं। मतलब आर्टिकल 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा रहा है तो उसमें भी क्या है, मौलिक अधिकार को कम या छीना जा सकता है, ठीक है। लेकिन मार्शल लॉ एक सीमित क्षेत्र तक लगाया जा सकता है। अगर राष्ट्रीय आपात लगेगा तो पूरे देश में लग सकता है, ठीक है। जबकि जो मार्शल लॉ जो है क्या एक सीमित क्षेत्र तक लगाया सकता है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में लगाया जाता है सेना का शासन, ये नहीं कि पूरे देश में लगा दिया जाएगा, ठीक है। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल जो है क्या है, पूरे देश के लिए होता है, जैसा कि आपको मैंने बताया, ठीक। फिर क्या है कि अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकारों का निरस्त किया जा सकता है। बोलने का मतलब यह है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो आर्टिकल 20 और 21 ये दो चीज़ों को क्या है, नहीं छीना जा सकता, बाकी सभी मौलिक अधिकार आपके निरस्त किए जा सकते हैं, मतलब उसको उस समय के लिए रोक लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए फिर आता है हमारा अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 35 के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बना सकती है, ठीक है। वह अनुच्छेद 16, 17, 23, 32, 33, 34 के संबंध में कानून बना सकती है। मतलब वही जो आपको मैंने पिछले भाग में बताया, मतलब पिछले टॉपिक में बताया कि क्या है कि अनुच्छेद 35 में ये कहा गया है कि संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बना सकता है। अब कौन कौन से अनुच्छेद के तहत वो बनाएगा संबंध में? तो अनुच्छेद 16 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया, 34 हो गया, ठीक है। इन सब के संबंध में क्या है, संसद जो है कानून बना सकता है, ठीक। अब इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस यही आखिरी हमारा रहेगा, अब इस चीज़ को जानेंगे, उसके बाद क्लास को क्या करेंगे, यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या है कि कुछ मौलिक अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। मतलब हमारे संविधान में मौलिक अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन उनमें से भी क्या है, कुछ मौलिक अधिकार जो है ऐसे तो हमारे लिए तो सभी हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार जो है हमारे पर्टिकुलरली भारतीयों के लिए हैं, ठीक है। और कुछ क्या है विदेशी नागरिक और भारतीय दोनों के लिए है, ठीक है। तो हमें तो सब कुछ दिया गया, लेकिन विदेशी नागरिकों को क्या चुन चुन के दिया गया, उनको सब कुछ नहीं दिया गया। तो हमें कौन कौन सा दिया गया? तो आर्टिकल हो गया 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। इन जितने भी मौलिक अधिकार है 15, 16, 19, 29, 30 ये क्या है, केवल भारतीयों को दिया गया है, विदेशी नागरिकों के अधिकार नहीं दिए गए हैं, ठीक है। और कुछ मौलिक अधिकार भारतीय और विदेशी नागरिकों के लिए हैं, मतलब कुछ मौलिक अधिकार जो है भारतीय और विदेशी दोनों के लिए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? तो वो है अनुच्छेद 14, 20, 21, फिर 21 वो नहीं होगा, 21A होगा, ठीक है। फिर 23, 24, 25, 26, 27 और 28 इन अनुच्छेदों में दिए गए मौलिक अधिकार जो है भारतीय और विदेशी दोनों के लिए दिए गए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।